तो हमेशा याद रखना बेटा, ग्रोथ की जब बात होती है ना, तो ग्रोथ हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ग्रोथ जो होगी वो कैसी भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। सोच के देखो, तुम्हारे पास पैसा बहुत है ना, तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं है। सोच के देखो, तुम्हारे पास पैसा बहुत है लेकिन तुम्हारी हेल्थ हमेशा खराब रहती है। सोच के देखो, तुम्हारे पास पैसा बहुत है लेकिन तुम एजुकेटेड नहीं हो। एक 17 से 18 साल की लड़की है, अब उसने कभी पढ़ाई नहीं की, उसने एजुकेशन ली नहीं है, ना वो 10वीं पास है ना वो 12वीं पास है। अब वो कह रही है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, है ना। अब वो खुद से डिसीजन कैसे ले पाएगी, सोच के देखो। ना ही उसके पास कोई डिग्री है ना ही उसके पास कोई एजुकेशन है। अब बस बोलने से थोड़ा ना हो जाएगी, बोलने से डॉक्टर थोड़ा बन जाएगी वो। तो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो भाई हमारी इस प्यारी सी माइंड मैप की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम चैप्टर नंबर जो 2 है हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी का, इसके बारे में जो है बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो भाई चैप्टर हमारा कौन सा है, भाई चैप्टर हमारा कौन सा है, तो भाई चैप्टर का नाम है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इसको, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही कम समय में इस चैप्टर को जो हमें तैयार करना है, ठीक है ना। तो देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट्स की हम बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, तो बेसिकली अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक सिंपली जो है हम नंबर्स में खेल रहे थे, नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे, वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे थे, कौन किधर कहां कितना पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी सॉरी डेंसिटी कितनी है ना, स्पेटियल डिफरेंसेस क्या क्या है, ये सारी चीजों के बारे में जो है हम बात कर रहे थे। लेकिन इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मतलब भाई तुम्हारी जो पॉपुलेशन है, वो तुम्हारा वेल्थ है, वो तो ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी वाइज कैसा है, उसके पास कुछ नॉलेज है, स्किल है या स्किल्स है या नहीं है, उसके पास फ्रीडम है या नहीं है, इक्वालिटी है या नहीं है, एजुकेशन कितनी है। तो ये सारी चीजों के बारे में जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का जो है डिफरेंस जानेंगे। वैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट तो मैं हो ही गया है ऑलमोस्ट। हम बात करेंगे किसके बारे में, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, और जो 4 पिलर्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट के जो 4 पिलर्स हैं, इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी चीजें होती हैं जो जरूरी होती है व्हेन इट कम्स टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे अप्रोचेस के बारे में। देखो, हर चीज को पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर चीज के लिए अप्रोचेस अलग होती हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। हम ह्यूमन डेवलपमेंट्स के अलग अलग अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, कैसे जो हम कैलकुलेट करते हैं, 0 to 1 कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैसे नंबर्स होते हैं, रैंकिंग किस हिसाब से दी जाती है, तो उसके बारे में हम जो है इस टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब जो है ना, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं। किस चीज के बारे में बात करेंगे, तो अब हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। अच्छा, अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करूं, तो सिंपल सी, अगर मैं इसको बहुत ही लेमन डेफिनेशन में समझाऊं, एक बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाऊं, तो थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर था, उसमें आपने क्या पढ़ा, बेसिकली पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, पॉपुलेशन के नंबर्स के बारे में बात किया आपने। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इस चैप्टर की बात करूं, तो अभी तक हम सिर्फ नंबर्स में खेल रहे थे कि भाई किसी भी देश की पॉपुलेशन जो होती है वो हर जगह अलग अलग होती है, स्पैटियल डिफरेंसेस आ जाते हैं, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसी भी जगह की पॉपुलेशन जो होती है वो कितनी होगी। और आपने स्टार्टिंग में उस चैप्टर में एक चीज और पढ़ी थी कि भाई किसी भी देश की जो पॉपुलेशन जो होती है वो उस देश का वेल्थ है, गहना है भाई उस देश का। लेकिन यहां पे एक चीज है, क्या चीज आती है भाई, कि भाई किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है वो उसका गहना तभी हो सकती है, उसका वेल्थ तभी हो सकती है जब हम उसको ठीक से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि जिस देश में लोग एजुकेटेड हैं, उनके पास स्किल्स हैं, उनको कुछ काम करना आता है भाई, जो देश को कुछ दे सकते हैं अपनी साइड से, कुछ प्रोडक्टिव दे सकते हैं, तो वही जो लोग हैं वो देश के लिए वेल्थ हो सकते हैं। जैसे हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया, ऐसा बोला जाता है कि इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भाई यंगेस्ट मतलब जवान लोग रहते हैं इंडिया में। आप देखोगे ना, 15 से 30 साल की जो एज के जो लोग हैं इंडिया में सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया से हम कंपेयर करें, है ना। वही अगर मैं बात करूं जापान की, अब जापान की पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है। अब वो पॉपुलेशन डिक्लाइन तो कर रही है, लेकिन वहां देखोगे आप, उनकी इकोनॉमी हमसे बढ़िया भाई। उनकी हम बात करें, इकोनॉमी की हम बात कर लें, उनकी उनकी हर चीज हमसे बढ़िया भाई। आप देखोगे उनकी कंपनीज की हम बात करें, उनकी टेक्नोलॉजी की हम बात करें, उनके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, कोई भी मिनरल रिसोर्सेज नहीं है, बट स्टिल, है ना, वो इंडिया से बहुत ज्यादा आगे। क्लियर हुआ ना। तो क्यों आ गया, क्योंकि उनकी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, उनका जो हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स है, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। समझ में आ गया, एज कंपेयर टू इंडिया। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में जो पॉपुलेशन, जवान पॉपुलेशन का देश बोला गया है इंडिया को, तो इस पॉपुलेशन में अगर आप देखोगे ना, तो इसमें बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, अनस्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा है। हमें नौकरी तो चाहिए, लेकिन हमें कुछ स्किल का पता नहीं है, हमें कोई स्किल नहीं आती, हमें कोई काम धंधा नहीं आता, हमारा जो कौशल है वो बहुत ज्यादा वीक है। तो ये सारी चीजें काफी मैटर करती हैं। मैं जिस एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, एग्जांपल से जो है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, और वो भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में। क्वालिटी कैसी है उनकी, जो आपके देश में पॉपुलेशन जो ज्यादा है, अच्छी बात है, वो आपके देश का वेल्थ हो सकते हैं, लेकिन वेल्थ तभी हो सकते हैं जब उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो अपने देश को कुछ प्रोडक्टिव दे पा रहे हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, अब यहां पे ना 2 टर्म यूज होते हैं। अब यहां पे एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। क्या होता है सर, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है,
सकती है। और हम जर्नली जब ग्रोथ की बात आती है ना, उसमें हम किसकी बात कर रहे होते हैं, हम जो है क्वांटिटी की बात कर रहे होते हैं, है ना, नंबर्स की बात कर रहे होते हैं। और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और ये चेंजेस जो होंगे वो किसी भी साइड हो सकते हैं, है ना, या तो डिक्रीज हो रहे होंगे और इंक्रीज हो रहे होंगे। चलिए ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट, विकास, है ना, याद करो क्लास 10th में भी आपने एक चैप्टर पढ़ा था डेवलपमेंट, ठीक है ना। और जब डेवलपमेंट की बात आई थी तो हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की थी, और उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज थी एचडीआई के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात की थी। तो जब व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि भाई हमारी पॉपुलेशन चेंज हो रही है, अच्छी बात है, ग्रोथ हो रही है ना, ग्रोथ कम हो रही है, वो सब थोड़ा सा साइड में रखते हैं। लेकिन क्वालिटी वाइज जो है हमने क्या किया, क्वालिटी वाइज जो हमारी पॉपुलेशन को हमने कितना डेवलप कर दिया है ना। क्वालिटी वाइज में बहुत सारी चीजें आती हैं, एजुकेशन आ जाती है, हेल्थ आ जाती है ना, जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो आ जाती है, आपके देश के जो लोग हैं वो जी कितना रहे हैं, है ना, उनका फ्रीडम, उनकी क्वालिटी कितनी है आपके देश में, रिसोर्सेज का सही ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा, तो तमाम चीजें जो है इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जब डेवलपमेंट की बात आती है ना, तो ग्रोथ हमेशा हम कैसे देखते हैं, हम पॉजिटिव में ही देखते हैं इसको, है ना। ऐसे आप कभी नहीं बोलोगे, आपने कभी सुना है कि नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ है ना। डेवलपमेंट जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है। जैसे ग्रोथ के केस में क्या है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट क्या होगा, डेवलपमेंट हमेशा जो है पॉजिटिव ही रहेगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्लियर हुआ। तो भाई जब हम बोल सकते हैं कि भाई डेवलपमेंट तभी होगा जब क्या होगा, पॉजिटिव ग्रोथ रेट हो रही है, ठीक है ना। येट पॉजिटिव ग्रोथ डजंट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। अब यहां पर उल्टा नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई जब पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट हो रहा है। ये तो आप बोल सकते हो कि भाई डेवलपमेंट जो हो रहा है तो उसका मतलब एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन हमेशा ये नहीं होता कि भाई पॉजिटिव ग्रोथ अगर हो रही है तो आपको डेवलपमेंट देखने को मिल रहा, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी चीजों के बारे में जो है बात करेंगे। तो भाई जब डेवलपमेंट की बात आती है तो बेसिकली हम जर्नली किसकी बात कर रहे होते हैं, हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं क्वालिटी की, है ना, क्वालिटी लाइफ की बात कर रहे होते हैं। अभी तक हमने क्वांटिटी की बात की, नंबर्स की बात की, भाई किसी देश की पॉपुलेशन इतनी है ना, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है, इतने से इतना हो गया, तो हम नंबर्स और परसेंटेज में अभी तक खेल रहे थे। लेकिन हमने अभी तक ह्यूमन को सेंटर में नहीं रखा था कि भाई उसकी लाइफ कैसी चल रही है। आपने नंबर्स तो बता दिए, लेकिन वो जिस जगह पर रह रहा है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या है, क्या उसको ठीक से एजुकेशन मिल रही है, क्या उसको मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है, क्या वो ज्यादा बीमार तो नहीं रहता, या फिर हेल्दी है या फिर नहीं है, न्यूट्रिशियस फूड उसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीजें क्या है भाई, ये सारी चीजें जो है वो आप किस में काउंट करोगे, क्वालिटी में ही काउंट करोगे। समझ में आ गया। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो आपको टॉपिक है, ये वाली जो स्लाइड पे लिखा हुआ है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए चलिए, अब बात कर लेते हैं आगे। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, है ना, कि किसी भी देश के जो लोग हैं वो किसी एक्स कंट्री में एक क्वालिटी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी लाइफ। मैं ना बोल दूं भाई क्वालिटी लाइफ, देखो आपके लिए क्वालिटी लाइफ का अलग मतलब है ना, डेफिनेशन सबके लिए अलग होती है। क्वालिटी लाइफ का डेफिनेशन आपके लिए कुछ अलग होगी, है ना, मेरे लिए जो क्वालिटी लाइफ जो है वो अलग होगी, सबके लिए अलग अलग होता है। क्वालिटी लाइफ कैसी कौन जीना चाहता है वो सब वेरी करता है। लेकिन जनरली हम चीजों की बात करें तो जनरली क्या है, क्वालिटी लाइफ में क्या क्या चीज आप काउंट करोगे भाई। तो देखो यहाँ पे the idea that quality of life enjoy in a country, the opportunity they have and freedom they enjoy are the important aspect of the development। अब यहां पे हमने क्या किया, पहले क्या होता था, जनरली पहले होता यह था कि सिर्फ हम एक जो पॉइंट है वो उठाते थे, सिर्फ एक चीज पे जो है हम देश को जज किया करते थे। जितने भी देश हैं उनको सिर्फ जो है एक हम फैक्टर पे जज करते थे, वो था उस देश की इनकम, उस देश की जो इनकम जो है भाई, इनकम जो है यानी कि तुम पैसा कितना कमा रहे हो। आज के टाइम पर भी तो यही होता है कि तुम्हारी जो सक्सेस है उसका रेट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आपके जो रिलेटिव हैं, आपके जो घर वाले हैं, ये एक हार्श रियलिटी है, एक ट्रूथ है कि आप जितना पैसा कमाओगे उतना ही आपको सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा हमारी सोसाइटी जनरली मानती है। लेकिन ये सही नहीं है। हम जैसे क्लास 10th में भी तो आपने पढ़ा था ना कि हम दूसरी चीजों को भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो आपकी महीने की 10 लाख रुपए की सैलरी है, लेकिन आपके पास फ्रीडम नहीं है। आप जब ऑफिस में जाते हो आपसे कोई अच्छे से ठीक है ना, होता है ना कि बिहेव नहीं करता, कोई अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, कोई आपको जमीन पर बिठालते हैं, है ना। महीने की 10 की सैलरी है आपकी, बढ़िया खर्च कर रहे हो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोई ना रिस्पेक्ट दे रहा है, आपकी डिग्निटी जो है ना कोई आपकी डिग्निटी है, ना आपके पास फ्रीडम है, लेकिन हाँ सैलरी बढ़िया है। तो वो ऐसा ऐसा पैसा किस काम का। समझ में आया। कहने का मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, तो हमेशा हम किसके बारे में पहले बात करते थे, इनकम के बारे में बात करते थे, पैसा कितना कमा रहे हो, है ना। जैसे हम देश के बारे में बात करें, पर कैपिटा इनकम के ही बारे में हम बात कर रहे हैं कि किसी देश में जो लोग हैं वो कितना कमा रहे हैं। अब जैसे मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली बात करूं, मिडिल ईस्ट की बात कर लेते हैं। जैसे जितने भी अभी आपने देखा कितना टर्मोइल आ रखा है मिडिल में। जैसे हम बात करें 2-3 देशों को अगर छोड़ दें, सारे देशों में जो है मिडिल में कुछ ना कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल आ रखा है। कहने को तो आप देखो वहां पे कितना ज्यादा पैसा है, इतना तेल है, इतना पैसा है, लेकिन वहां की सोच के देखो वहां के लोगों की कंडीशन कैसे है। अब मैं बात करूं मेल्स की तो फिर भी ठीक है, लेकिन फीमेल्स की हम बात करें तो कहने को तो बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन सोच छोटी है अभी वहां पे।
है ना, वहां पे फीमेल्स को पॉलिटिकल राइट बहुत लेट मिल रहे हैं लेकिन धीरे धीरे मिल रहे हैं, धीरे धीरे मिल रहे हैं। और अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अलाउ नहीं करते कि अपनी फीमेल्स को पढ़ाएं, एजुकेट करें। क्लियर हुआ ना, समझ रहे हो? अब कहने को तो पैसा बहुत है उनके पास में, लेकिन उनकी जो फीमेल्स हैं उनको क्या नहीं मिल पा रहा है, इक्वालिटी नहीं मिल पा रही, उनको फ्रीडम नहीं मिल पा रहा, वो अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ पाते। आपने सुना होगा अभी ईरान में प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे राइट्स के लिए, वुमेन राइट्स के लिए प्रोटेस्ट हुए थे, तो सबको जो है फांसी पे चढ़ा दिया उन्होंने, सबको जो है मौत की सजा दे दी सबको। तो भाई उनके देश के जो लोग हैं, है ना, उनको जो है जो जब भी वो किसी तरह का जो है अपराइजिंग करते हैं तो उनको जो है सप्रेस कर दिया जाता है। समझ में आ गया कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये है उन देशों के पास पैसा बहुत है, इनकम बहुत बढ़िया है, पर कैपिटा इनकम इंडिया से बहुत ज्यादा है, लेकिन बट स्टिल आप नहीं बोल सकते कि वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे ह्यूमंस जो है वो डेवलप हो रहे हैं। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको ये जो एग्जांपल है थोड़ा सा रिलेटेबल लगेगा। तो इनिशियली क्या था, पहले हम इनकम ही लिया करते थे, है ना, जैसे क्लास 9th में आपने पढ़ा था, वर्ल्ड बैंक हमेशा रिपोर्ट निकालता है, हर साल रिपोर्ट निकालता है, और जब हर साल वो रिपोर्ट निकालता है तो वो सिर्फ इनकम के बेसिस पे हर देश को जो है रैंक कर देता है कि भाई सबसे ज्यादा इनकम किस, एवरेज जो पर कैपिटा इनकम होती है किसकी है, किसकी दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो है सिर्फ इनकम पर नहीं जाते। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ होता है माना, लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और ये बात किसने बताई भाई? ये बात हमें बताई यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। अब ये हर साल क्या निकालती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसकी देन है उसके बारे में हम बात करेंगे इसमें, है ना, और क्यों ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं उसके बारे में हम जो है बात करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, तो देखो यहाँ पे वही बात हो रही है, पूरा जो स्लाइड में लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, दीज आइडियाज वर क्लियरली स्पेल्ड आउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 18 एंड अर्ली 90s द वर्क ऑफ टू साउथ एशियन इकोनॉमी। अब यहां पर जब बात होती है ना इसके बारे में, जब हमने किसके बारे में बात करनी शुरू कर दी, जब हमने जो है इनकम से हटके ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करनी शुरू कर दी, तो यहां पर दो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक्स हैं, उनका नाम जो है सामने आ जाता है। उन दो इकोनॉमिक्स का नाम क्या है भाई? तो भाई बहुत ही स्पेशल है दोनों के दोनों। अब एक की बात करें, है ना, जिनको पूरा श्रेय जाता है किसका? एचडीआई का, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, तो उनका नाम था महबूब उल हक। अच्छा, इनकी हम बात करें तो वैसे तो ये पाकिस्तानी है, लेकिन ये अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, मतलब जब ये पैदा हुए थे तब ये इंडिया में ही थे, इंडिया में ही पैदा हुए थे, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, उस टाइम तो हम कॉलोनी थे ना, और पूरा इंडिया इंडिया हुआ करता था, है ना। डिवाइड होने के बाद ये अपनी एजुकेशन लेने बाहर चले गए, तो वो सब चीजें बात की हैं, लेकिन हाँ, ये अनडिवाइडेड इंडिया में जो है पैदा हुए थे। किसकी बात कर रहा हूं? महबूब उल हक की बात कर रहा हूं मैं। और फिर दूसरे की हम बात करें तो दूसरे जो है वो है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन की हम बात करें तो ये भी बहुत बड़े इकोनॉमिक्स है। अगर इनकी हम बात करें महबूब उल हक की, तो अब ये नहीं रहे हमारे बीच में, शायद 1999 1998 में इनकी डेथ हुई थी। हाँ, लेकिन इनकी हम बात करें शायद अभी भी जिंदा है, एक बार चेक कर लेना, काफी बूढ़े हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे। साउथ एशियन की हम बात करें, है ना, क्यों हमारे इंडिया भी साउथ सेंट्रल में आता है ना, तो साउथ ईस्ट एशिया की हम बात करें और इनकी हम बात करें, तो हमारा इंडिया की हम बात करें, इंडिया और आज का पाकिस्तान जो हो गया, पहले जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट हुआ करता था, पूरा इंडिया ही हुआ करता था। तो यहां पर दो इकोनॉमिक्स आए भाई, और इन्होंने एक अलग ही, एक होता है ना, एक अलग थ्योरी देनी शुरू कर दी। इन्होंने बोला कि एक बात बताओ, इनकम को थोड़ा साइड में रखो, है ना, एक जो फ्रीडम जो होती है ना, कि लोग जो है खुद से डिसीजन ले पाए, वो वाला एस्पेक्ट क्यों नहीं डाल रहे तुम लोग? वो वाली चीजें क्यों नहीं डाल रहे भाई? सोच के देखो, तुम्हारे पास पैसा बहुत है ना, तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं है। सोच के देखो, तुम्हारे पास पैसा बहुत है लेकिन तुम्हारी हेल्थ हमेशा खराब रहती है। सोच के देखो, तुम्हारे पास पैसा बहुत है लेकिन तुम एजुकेटेड नहीं हो। ऐसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। मैंने बताया ना अभी, मिडिल ईस्ट की हम बात करें कि लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन एजुकेशन नहीं है वहां पे। तो ये सारी चीजों पे जो है इन दोनों ने बात करना शुरू किया था। तो भाई अगर हम बात करें तो साउथ एशियन इकोनॉमिक्स जो थे, किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं महबूब उल हक साहब की और अमर्त्य सेन की बात कर रहा हूं। इन्होंने जो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है थ्योरीज देनी शुरू की, ठीक है। अब यहां पर आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब तक हम इनकम की बात कर रहे थे, अब जो है हम इनकम, अदर देन इनकम, हम बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं, है ना। हम और भी जो एस्पेक्ट जो है, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इन्होंने क्या क्या बोला भाई, इनकी थ्योरीज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब इन दोनों की स्टोरी के बारे में बात करें ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इन दोनों की। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा हो, मतलब आप ये मत सोचना कि ये दोनों अलग अलग पर्सन है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जानते नहीं होंगे, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। सोच के देखो, अब ये बाहर जब जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वगैरह पढ़ते हैं, तो आप देखोगे इनकी जो थ्योरीज होती हैं उनको सपोर्ट किया जाता है अमर्त्य सेन के द्वारा। फिर आप देखोगे बाद में अमर्त्य सेन को नोबेल इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला है इन्हें। सोच के देखो, है ना। अब इनकी हम बात करें अमर्त्य सेन की, ये कहां पे इनका बॉर्न कहां हुआ था, कहां बर्थ हुआ था इनका? तो ये बंगाल में पैदा हुए, तो शायद ये भी बांग्लादेश में आता है ना बंगाल, वहां ये पैदा हुए थे शायद, ऐसा बोला जाता है। मतलब अनडिवाइडेड बंगाल पैदा, अभी तो बंगाल जो है, आधा बंगाल तो डिवाइड हो चुका है, जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं, पहले उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। लेकिन आप ये भी हमारे इंडिया में ही पैदा हुए थे। अमर्त्य सेन तो हमारे इंडिया के हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की हम बात करें तो ये बहुत अच्छे दोस्त थे। क्लियर हुआ? अब ये दोनों पढ़ने जाते हैं बाहर, और जब बाहर पढ़ने जाते हैं, फिर आप देखोगे ये महबूब उल हक की हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं इनकी अगर हम बात करें तो इनकी अलग ही कहानी है, वो खैर बाद में हम कभी पढ़ेंगे टाइम मिला तो। लेकिन इन दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत है ह्यूमन डेवलपमेंट की जब बात आती है, ठीक है। चलिए
क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। अब देखो यहां पे हम बात करें, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक। अब जब बात होती है ना एचडीआई के बारे में, जब हम बात करते हैं ना एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें हम अलग अलग एस्पेक्ट्स में किसी भी देश को आंकते हैं, एचडीआई, तो ये किसकी देन है भाई? तो याद रखना ये इन भाई साहब की ही देन है, डॉक्टर हक साहब जो थे इनकी ही देन है। इन्होंने ही एचडीआई का विकास किया है भाई, इन्होंने ही एचडीआई बनाया है। जब इन्होंने ये पूरा रिकमेंडेशन दी थी यूएनडीपी को, तो उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है अलग यहाँ पे क्राइटेरिया बना दिया गया था कि कौन सा देश जो है डेवलप्ड है ना, तो हमने उसको रैंकिंग देना शुरू कर दी। क्लियर हुआ ना। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया एचडीआई में बहुत बेकार है। इंडिया की तो पोजीशन मेरे को लगता है घटती जा रही है ना, 133 134 में पहुंच गई थी, ठीक है ना। अगर इस साल की हम बात करें, थोड़ा देखना 133 पोजीशन पे इंडिया, तो एक बार आप देखोगे आपको पता लगेगा, ठीक है। चलिए, अब इन्होंने क्या बोला, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, है ना। मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट अ लॉन्ग वन बट वन विद अ पर्पस। समझ में आ गया? यानी कि इन्होंने बोला कि भाई देखो, एक जो लाइफ है ना वो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। लंबी है, तुम जी रहे हो, बस जी रहे हो क्यों? क्योंकि तुम जिंदा हो बस। वो जो लाइफ है ना एक मीनिंगफुल भी होनी चाहिए। जैसे एक मूवी है ना, उसमें एक डायलॉग था, बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, है ना, एक डायलॉग था आपको। तो उसका मतलब यही है, ये डायलॉग का अपने आप में बहुत बड़ा मतलब है कि भाई जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जितना जियो उतना डिग्निटी के साथ, फ्रीडम के साथ, इक्वालिटी के साथ, है ना, हर एक चीज के साथ जियो। भले ही 25 साल जियो यार, 30 साल जियो, लेकिन उस 25-30 साल में फुल एंजॉय करो यार तुम अपनी लाइफ को। आपके पास फुल डिग्निटी हो, है ना, इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो, एजुकेशन हो, अच्छे से एक होता है ना एक लिविंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो। तो यही कहने का मतलब इनका था कि भाई देखो, जिंदगी लंबी हो जरूरी नहीं है ना, एक बहुत लंबी जिंदगी जी रहे हो लेकिन बस जी ही जा रहे हो, गरीबी में जी रहे हो, 80 साल 60 साल लोग होते हैं भाई, 80-80 साल तक गरीबी में ही गुजार देते हैं, उनके लिए लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इंप्रूव ही नहीं होते। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, लाइफ जो होनी चाहिए ना वो कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, है ना, लाइफ का कुछ पर्पस होना चाहिए। ये किसने बोला था भाई? ये बोला था हमारे हक साहब ने। लाइफ का पर्पस और लाइफ मीनिंगफुल कब होगी भाई? लाइफ जो है मीनिंगफुल कब होगी, कैसे होगी? कि भाई जब भाई कोई इंसान गरीब है तो उसकी लाइफ मीनिंगफुल कैसे हो सकती है? एक इंसान जो हमेशा बीमार रहता है उसकी लाइफ मीनिंगफुल कैसे हो सकती है? समझ में आ गया ना? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी लाइफ मीनिंगफुल तभी रहेगी जब वो हेल्दी रहेगा, उसको प्रॉपर जो एजुकेशन मिलेगी, है ना, वो अपनी स्किल्स को डेवलप करेगा, खुद डिसीजन ले पाएगा। जब आप होता है ना, जब किसी को आप डिसीजन मेकिंग पावर दे देते हो कि वो खुद के लिए डिसीजन ले पा रहा है, क्यों ले पा रहा है? क्योंकि वो एजुकेटेड है, किसी को एजुकेशन दे दिया आप, तभी तो मीनिंगफुल लाइफ बनेगी ना आपकी। तो देखो, इन दोनों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन दोनों की जो थ्योरीज हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर है। जैसे हम बात करें किसकी बात करें, हम अमर्त्य सेन की बात करें, तो भाई अमर्त्य सेन की एक किताब है, क्या नाम था उसका, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, पॉवर्टी एंड फैमाइन करके इनकी, हाँ, पॉवर्टी एंड फैमाइन करके इनकी किताब आई थी। अब उस किताब में पता है इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने, क्योंकि ये बंगाल से थे, तो बंगाल फैमाइन आई थी, याद करो बंगाल फैमाइन के बारे में, है ना, तो उसमें करोड़ों लोग मरे थे भूखमरी से। तो इन्होंने एक थ्योरी लिखी इसमें, इन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि बंगाल में जो फैमाइन आई है वो इस वजह से नहीं आई कि वहां पे लोग भूखे मर गए, लोगों के पास खाना नहीं था। वो इस वजह से आई है क्योंकि हमने लोगों को उतना केपेबल नहीं बनाया कि वो अपने लिए 2 वक्त का खाना भी निकाल सके। उनके पास उतना कुछ था ही नहीं, वो अनएजुकेटेड थे। हमने उनको इस काबिल बनाया ही नहीं कि भाई वो उस फैमाइन से लड़ पाते, कि वो 2 वक्त की रोटी भी कमा लेते। तो इन्होंने ये बोला कि, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला बेसिकली कि अगर हम किसी को एक फ्रीडम दे रहे हैं, हमने किसी को फ्रीडम दी नहीं है ना, इनका मतलब क्या था? इनका मतलब था फ्रीडम देना। कि भाई हम फ्रीडम की जब बात करते हैं, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि तुमने उसे बांध के रखा हुआ है। यहाँ पे ये मत समझ लेना, फ्रीडम का गलत मतलब नहीं निकाल देना कि फ्रीडम का मतलब है कि उस इंसान को हमने छोड़ा नहीं। फ्रीडम का ये मतलब नहीं। फ्रीडम बहुत तरह की होती है, इकोनॉमिक फ्रीडम होता है ना, एक पॉलिटिकल फ्रीडम होता है, अलग अलग तरीके की फ्रीडम होती है। यानी कि हम उसको जो है इंसान को एक्सपोजर दे रहे हैं बहुत सारा, है ना। और एक्सपोजर हम कब दे सकते हैं? एक्सपोजर हम तभी दे सकते हैं जब हम उसको पॉवर्टी से बाहर निकालेंगे, है ना। एक्सपोजर हम तभी दे सकते हैं, उसको हम एजुकेट कर देंगे। एक्सपोजर हम तभी दे सकते हैं, उसके पास कुछ स्किल्स होंगी। समझ में आया? जब वो बीमार नहीं रहेगा। क्लियर हुआ ना? समझ, मैं बोल क्या रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? कि यहां पर इन्होंने बोला, इन दोनों ने बोला कि भाई हमें जो है पहली बात तो क्या करना है, हमें इनकम से हटके दूसरी चीजों पे आना है ना। कि भाई इंसान जो है एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहा है। एक इंसान मीनिंगफुल लाइफ कैसे जिएगा? जब उसके पास इक्वालिटी होगी, फ्रीडम होगा, है ना, उसकी खुद की डिग्निटी होगी, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना। ये सारी चीजें जो है मैटर करती हैं। तो देखो यहाँ पे मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट अ लॉन्ग, इट मस्ट बी लाइफ विद सम पर्पस। दिस मीन्स दैट पीपल मस्ट बी हेल्दी, बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट। वो खुद, मतलब हमने क्या किया, हमने उनको खुद पावर दे दी, उनको फ्रीडम दे दिया कि वो खुद का टैलेंट डेवलप कर पा रहे हैं, खुद की स्किल्स डेवलप कर पा रहे हैं। जैसा आज मैं आपकी बात करूं, आज आप मेरे को देख रहे हो, आपके पास फ्रीडम है ना। फ्रीडम किस चीज की? आपको हमने एजुकेट कर दिया। अब आप फॉर्म भरोगे सीयूईटी का, बढ़िया से एग्जाम दोगे, बढ़िया से आपका मेहनत करोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर क्या होगा, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो आपको कॉलेज दे दिया जाएगा। ठीक है, जब कॉलेज में जाओगे तो आप इतने ज्यादा एजुकेट हो चुके हो, इतने ज्यादा आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो कि आप ना किसी दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं हो। आप खुद जो अपने डिसीजंस ले पाओगे खुद। क्यों? क्योंकि हमने आपको, भाई आपके पेरेंट्स ने आपको एजुकेट कर दिया यार, आपके टीचर्स ने आपको एजुकेट कर दिया। आपको प्रॉपर जो है खाना वाना, हेल्दी खाना मिलता है भाई, बढ़िया खाना मिलता है, इतनी अच्छी एजुकेशन आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, बढ़िया खाना मिलता है, अच्छा पढ़ा लिखा दिया आपके पेरेंट्स ने आपको, है ना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दिया आपका। अब क्या है, अब जो आप जो भी डिसीजन लोगे,
जो भी अपने लाइफ में डिसीजंस लोगे तो वो आप खुद फ्री होके ले सकते हो। आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। क्यों? क्योंकि आप एजुकेट हो, है ना। आपके आपके लाइफ का एक पर्पस हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आपकी लाइफ का एक पर्पस है ना, तो वो पर्पस को सॉल्व करने में आप लग जाओगे। इससे होगा क्या? इससे हमारे देश का ही तो विकास होगा ना यार। सोच के देखो, हर चीज कनेक्टेड है। अगर आप बिना पर्पस के घूम रहे हो, आप एजुकेट नहीं हो, तो आप क्या हो? आप एक देश पे कर जाओ, लाइबिलिटी हो। लेकिन अगर आपके पास पर्पस है, तो पर्पस कहीं ना कहीं उस पर्पस को सॉल्व करने में आपका डेवलपमेंट होगा ही होगा, साथ के साथ जो है देश का भी डेवलपमेंट होगा। समझ में आ गया ना। तो ये सारी जो थ्योरीज है किसने दी थी? ये थ्योरीज हमारे जो हक साहब थे और जो हमारे अमर्त्य सेन जो थे, इन्होंने थ्योरीज दी थी। क्लियर है कि भाई लाइफ जो है मीनिंगफुल होनी चाहिए, है ना। जिंदगी बाबू मोशाय, जिंदगी जो है लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, है ना, एक मीनिंगफुल होनी चाहिए। समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे बात करें नोबेल और लॉरेट, प्रोफेसर लॉरेट का मतलब होता है कि कोई बड़ा जब सम्मान दिया जाता है ना, नोबेल प्राइज की हम बात करें, बहुत बड़ा सम्मान होता है, शायद सबसे बड़ा सम्मान यही होता है। तो इनको भाई अमर्त्य सेन को यहाँ पे आप देखोगे, इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। और इन्होंने किस पे फोकस किया? इन्होंने बोला कि भाई हमें जो है फ्रीडम देनी पड़ेगी, है ना, और डिक्रीज इन अनफ्रीडम, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई जो अनफ्रीडम जो है उसको कम करो थोड़ा सा। क्लियर हुआ? चलिए, एज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि भाई फ्रीडम को जो है क्या करना है आपको? फ्रीडम को जो है आपको ज्यादा बढ़ाना, एक्सपेंड करना है। लोग जो है खुद से जो है डिसीजन ले पाए, है ना। फ्रीडम का मतलब क्या? लोग जो है खुद से डिसीजन ले पा रहे हैं। और वो खुद से डिसीजन कब ले पाएंगे? इफेक्टिव डिसीजन कब ले पाएंगे? जब वो इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट कब होंगे? जब वो एजुकेट होंगे। क्लियर हुआ ना? डेवलपमेंट, इंटरेस्टिंगली, इंक्रीजिंग द फ्रीडम इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द डेवलपमेंट। हिज वर्क एक्सप्लोर द रोल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस इंक्रीज द फ्रीडम। तो भाई इन्होंने जो बेसिकली जो सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वगैरह है, अब भाई ये जो एजुकेशन का काम है, एजुकेशन पे एम्फसाइज कौन कर पाएगा? जो इंस्टीट्यूशन है आपके, है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट को बोला जा रहा है ना, अलग अलग जो सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। आपने देखा होगा कि जैसे आपने देखा है ना कि जैसे सर्व शिक्षा अभियान, कि भाई 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको मैंडेटरी एजुकेशन लेना, है ना। तो ये गवर्नमेंट ने चलाया कि भाई यहाँ पे जो बेसिक एजुकेशन है वो मैंडेटरी करती है ना। ये एक पॉलिटिकल, ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन राइट पहले था ना कि एक, अब ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया है बेसिकली कि भाई राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको मतलब उनको पढ़ाई करनी करनी है, मैंडेटरी है। फ्री एजुकेशन देगी सरकार। आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल। समझ में आ गया ना। तो ये इंस्टीट्यूशंस का ही तो काम होता है ना कि किसी भी देश की एजुकेशन को आगे बढ़ाना। समझ में आ गया? क्योंकि किसी देश का जो जवान, जो बच्चा जो है, जब पढ़ेगा नहीं तो कैसे बढ़ेगा आगे? जब देश पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट की जब बात आती है तो यहाँ पे 4 पिलर्स आते हैं, 4 पिलर्स आते हैं। उन 4 पिलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज क्या, मतलब जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, जब ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर आपको करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई यहाँ पर किसी जगह पर यहाँ पे मानवों का विकास हो जाए, तो यहाँ पे हम किस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो देखो यहाँ पे हम इक्विटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। इक्विटी। अच्छा, इक्विटी क्या हो भाई? यहाँ पे वो शेयर्स वाली इक्विटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है कि भाई देखो, जहां पर भी आप रह रहे हो वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई जो अमीर का बच्चा है उसको ही सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सिर्फ गरीब जो है, गरीब गरीब के गरीब ही है। अब ऐसा बहुत देखने को मिलता है। ऐसा बोलते हैं ना, इंडिया में इनक्वालिटी बहुत ज्यादा है। आप देखोगे अमीर जो है बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो है और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनक्वालिटी आपको साफ साफ दिखती है। तो भाई अगर आपको किसी देश में क्या चाहिए, आप चाहते हो कि भाई वहां पे डेवलपमेंट हो, ह्यूमन डेवलपमेंट हो वहां पे, तो आपको पहली बात क्या करना पड़ेगा? जो अपॉर्चुनिटीज है जो आप लोगों को दे रहे हो उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। भाई जिसके पास मेरिट है, जिसके पास टैलेंट है, उसको वो मौका मिलना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता उसकी रेस क्या है, उसका कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका जेंडर क्या है ना। उसका जेंडर यानी कि मेल या फीमेल, उसका रिलीजन क्या है, कोई भी रिलीजन हो, उसकी कास्ट क्या है, वो मैटर नहीं करता। अगर किसी के पास टैलेंट है ना, उसके पास स्किल्स है, तो उसको चांस मिलना चाहिए। तो उसको हो जाए, उसको हम बोलेंगे इक्वालिटी या फिर इक्विटी। ठीक है, इक्वालिटी लिख लो, इक्विटी बोल लो, कुछ सब बराबर। ठीक है, चलिए हम बात करें किसके बारे में? अब बात करें सस्टेनेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में बात करें? सस्टेनेबिलिटी के बारे में। अब सस्टेनेबिलिटी का ये जो शब्द है ना, आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है, सस्टेनेबिलिटी, है ना, कि हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि हम अपना तो डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, है ना, हम अपना तो डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, और हम फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखें। हम अपने एनवायरमेंट को भी वेस्ट नहीं कर रहे, हम एनवायरमेंट को भी आप बोल सकते हो हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। एट द सेम टाइम हम अपना डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो डेवलपमेंट है वो ऐसा है, सस्टेनेबल रहेगा, प्लस फ्यूचर जनरेशन के पास भी रहेगा। तो यहां पर इसका यही मतलब है कि भाई देखो, यहां पे क्या है भाई? कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब ऐसा नहीं कि अब जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये रुकनी बंद हो जाए। यानी कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है, उसके पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जो प्रेजेंट जनरेशन के पास है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने रिसोर्सेज का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया कि भाई फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं है।
ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, फ्यूचर जनरेशन कैन यूज द प्रेजेंट सोर्सेज, ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटी। मतलब आज के टाइम पर जो अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, लाखों अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वो आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल बाद, वो सारी सेम अपॉर्चुनिटी जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि हमें विकास तो करना है, ह्यूमंस का डेवलपमेंट करना है, पर हमें जो है सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखना है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए। हम इतने ज्यादा सेल्फिश ना हो जाएं कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें, हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं हम प्रोडक्टिविटी के बारे में। प्रोडक्टिविटी, अब भाई प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी, है ना। हम चाहते, हम बोलते हैं ना कि किसी चीज की जो किसी काम को हम कर रहे हैं उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी दिखनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे एनरिचमेंट ऑफ द ह्यूमन लेबर, है ना। अब प्रोडक्टिविटी की बात यहाँ पे जब हो रही है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ह्यूमन लेबर्स की बात हो रही है, कि भाई उनके पास इतनी कैपेबिलिटीज हो कि वो जो भी काम करना है वो प्रोडक्टिव हो। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको उनकी स्किल्स को डेवलप करवाना पड़ेगा। जब किसी के पास कोई स्किल ही नहीं है तो प्रोडक्टिविटी कहां से निकलेगी। तो जब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो भाई जो भी लेबर है हमारी, जिस जो काम कर रही है, लेबर में स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर दोनों आएंगी, ऐसा नहीं है अनस्किल्ड ही आ रही है। तो लेबर की हम बात करते हैं, तो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो आ रही है, तो हम उनको इतना एनरिच करते हैं कि भाई जो भी वो काम कर रहे हो उसमें प्रोडक्टिविटी देखें उनकी, है ना। इसके लिए उनको पढ़ाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, उनकी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, तो सारी चीजें आएंगी। और उसके बाद क्या भाई, एम्पावरमेंट की बात हो रही है, एम्पावरमेंट की, है ना। किसकी बात हो रही है, एम्पावरमेंट की। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या भाई, हम पावर दे दें, है ना, पावर टू मेक चॉइस। अब यहाँ पे यही तो बात बोली थी अमर्त्य सेन ने, क्या बात बोली थी अमर्त्य सेन ने, यही तो बात बोली थी कि हम उनको इतना फ्रीडम दे दें, इतना एम्पावर कर दें कि वो खुद से डिसीजन ले पाए, है ना। जब वो खुद से डिसीजन ले पाएंगे, भाई जब फ्रीडम कब आएगी, फ्रीडम तो तभी आएगी ना जब वो खुद से डिसीजन ले रहे हैं। उनके पास कैपेबिलिटी कब आएंगी, तभी आएगी जब वो खुद से डिसीजन ले रहे हैं। और खुद से डिसीजन कब ले पाएंगे, जब उनको ज्ञान होगा कि डिसीजन लेना क्या है। अब सोच के देखो, एक 5-10 साल की लड़की है ना, 10 साल, अब नहीं 5-10 साल तो कम बता दिया मैंने, है ना। अब वो खुद से डिसीजन कैसे ले पाएगी, सोच के देखो। ना ही उसके पास कोई डिग्री है ना, ना ही उसके पास कोई एजुकेशन है। अब बस बोलने से थोड़ा ना हो जाएगी, बोलने से डॉक्टर थोड़ा बन जाएगी वो। क्यों, क्योंकि उसको स्टार्टिंग से एजुकेशन दी नहीं थी। अब जब उसको पता होता 10th के बाद भाई, वो 12th के बाद जब पास कर ले, तो 10 12 के बाद उसके बाद नीट का एग्जाम होता है, उसके बाद नीट का एग्जाम क्लियर करके फिर रैंक आती है, उसके बाद वो सारी चीजें उसको पता ही नहीं थी बेचारी को। क्यों, क्योंकि उसको एजुकेशन मिली नहीं, किसी ने ज्ञान दिया ही नहीं, किसी ने उसको उतनी फ्रीडम दी ही नहीं कि अपनी वो चॉइस को बना सकती। समझ में आ गया। तो ये चार जो फैक्टर्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं व्हेन इट कम्स टू द ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। ये पिलर्स हैं बेसिकली, है ना, ये ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर्स हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अप्रोचेस के बारे में। अब देखो होता क्या है कि जब डेवलपमेंट की बात आती है ना, तो उसके लिए अलग अलग अप्रोचेस आ जाते हैं कि भाई हम किस किस तरीके से जो अप्रोचेस के बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन से लेवल पर जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट को बात कर रहे हैं, किस लेवल पर, है ना। तो सबसे पहले हम इनकम अप्रोच के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, वेलफेयर अप्रोच के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बेसिक नीड्स अप्रोच के बारे में बात करेंगे, रोटी कपड़ा और मकान भाई, है ना, इसके बारे में बात करेंगे। और कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में जो हम बात करेंगे, इन चारों की चारों अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग ढंग से जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को जो है स्टडी करता है। तो जैसे हम बात करें इनकम अप्रोच की, तो भाई इनकम अप्रोच की हम अगर बात करें तो ये ओल्डेस्ट अप्रोच है ना। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब जब हम इनकम अप्रोच की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ हम किसकी बात कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो हम इसमें किसकी बात कर रहे होते हैं, उसमें सिर्फ हम इनकम की बात कर रहे होते हैं। भैया तुम्हारे पास पैसा है ना, तो आप क्या हो, नवाब हो, आप बढ़िया अमीर हो, नो मैटर आप आपके घर में क्या चल रहा है, आप फ्री हो, है ना, आपको अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, आपकी हेल्थ ठीक है, वो सारी चीजें नहीं आती। इनकम मतलब पैसा, पैसा है तो यहां पर हम मान लेते हैं कि भाई इस इंसान का जो है डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हमने डेवलपमेंट को डायरेक्टली लिंक कर दिया है ना। तो इसका मतलब जिसके पास हाई इनकम होगी तो वो जो है उसके पास हाई फ्रीडम होगी। मतलब हमने फ्रीडम को किससे लिंक किया, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रीडम को अलग अलग एस्पेक्ट में देख रहे हैं, है ना। लेकिन अभी हमने यहां पे फ्रीडम को किससे रिलेट कर दिया, किससे जोड़ के देख लिया है, तो इनकम से, जो कि एक सही अप्रोच नहीं है ना। ये जो अप्रोच है सही अप्रोच नहीं है। चलिए ठीक है, दूसरे अप्रोच के बारे में बात करते हैं, वेलफेयर अप्रोच के बारे में बात करते हैं। कि मतलब जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ना, जो भी डेवलपमेंट, जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहे हैं, फिर जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, वो किसके लिए होने चाहिए भाई, वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, है ना। बेनिफिशियल ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी, मतलब सबका डेवलपमेंट हो, सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो ये ऐसा होना चाहिए, मतलब ह्यूमन बींग्स एज बेनिफिशियरीज ऑफ ऑल द डेवलपमेंट एक्टिविटी, मतलब जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं, ह्यूमन बींग्स जो है वो उसके बेनिफिशियरी हैं, उनको मिलना चाहिए। क्लियर हुआ। चलिए अब यहां पे ना गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है। अब भाई जब तक किसी देश की सरकार ये नहीं चाहती ना, तब तक ये हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है, सोच के देखो, है ना। समाज में पता नहीं कैसे कैसे लोग भरे बैठे हैं, समाज को कंट्रोल ही कौन करता है, गवर्नमेंट करती है हमारी भाई। रूल्स रेगुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ये सब बनाए हैं, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है, सरकार जो चल रही है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो सारी चीजें चल रही है ना। सरकार भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है, और सरकार जब तक नहीं चाहेगी कि भाई हर जगह वेलफेयर हो, जो भी हम स्कीम ला रहे हैं, जो भी चीजें हम ला रहे हैं, उसका फायदा सभी को हो, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। ये तो भाई गवर्नमेंट के चाहने से ही होगा। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है ना। गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और जब वेलफेयर की बात आती है, तो विदाउट गवर्नमेंट हम कुछ नहीं कर सकते,
है ना, क्लियर हुआ ना। तो भाई जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है वैसे करती नहीं है, जैसे हम बात करें नरेगा के बारे में, तो नरेगा भी क्या एक्सपेंडिचर है, बहुत सारे आयुष्मान स्कीम की हम बात करें, बहुत सारी तमाम स्कीम की हम बात कर रहे हैं, तो ये आती क्या है भाई, ये वेलफेयर के लिए तो आती है ना। अब वेलफेयर कौन डिसाइड करेगा, तो गवर्नमेंट करेगी। हम जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को उससे ही तो हमारा वेलफेयर होता है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बेसिकली हेल्थ एजुकेशन, है ना, ये जो चीजें हैं, हेल्थ एजुकेशन हो गया और भी कई सारी, देखो हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं बेसिकली, है ना, इनकी बात जो यहाँ पे की जा रही है। समझ में आ गया, इक्वालिटी की, फ्रीडम की, तो ये सारी चीजों की बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं बेसिक नीड्स अप्रोच। अच्छा, ये बेसिक नीड्स अप्रोच समथिंग लाइक के, जैसे हम बोलते हैं ना कि जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, है ना, मतलब ये बेसिक नीड्स है। अब नीड्स तो भाई हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं आपकी बात करूं, आपके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होगा, मैं अगर हर एक बच्चे से जाके एक एक करके पूछूंगा तो वो कहेगा कि भाई मेरे पास मर्सिडीज हो, मेरे पास 5 BHK बंगलो हो, है ना, सी फेसिंग। तो आप लोग अलग अलग बता दो कि भैया मेरा डेवलपमेंट ये हो जाएगा, मेरा डेवलपमेंट ये हो जाएगा। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास होना, है ना, पहले से विकास हो जाना। मैंने क्या बोला, डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव टर्म में यूज होगा कि आपके 9th में आपके 11th में 80% थे और 12th में आपके 85% आ गए और फिर CUET में आपकी अच्छी रैंक आ गई, तो वो क्या हुआ, आपका विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है बेसिकली। तो डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम बात करूं नॉर्मली, अगर बात करूं एक लेमन डेफिनेशन में बात करूं, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई देखो, रोटी कपड़ा और मकान मतलब जो आपकी जो होता है ना कि सबको ही जो चीजें चाहिए। अब भाई बिना रोटी के यानी बिना खाने के, बिना कपड़ों के यानी कि बिना क्लोथ्स के, है ना, और बिना मकान के यानी कि सर के ऊपर जो छत है आपकी, उसके बिना तो कोई ही नहीं रह सकता। वो तो बेसिक नीड्स है, तो वो तो सबके पास होनी चाहिए ना। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इन्होंने एक लिस्ट बना दी, और इन्होंने कुछ चीजें डाल दी उसमें, बेसिकली 6 चीजें डाल दी। जैसे हेल्थ की भाई, अब अगर आपके पास पैसा कितना भी हो, हेल्थ ठीक नहीं है तो वो पैसा बेकार है ना। और ये बात आपको तभी रियलाइज होती है जब आपको बुखार आ जाता है। सोच के देखो, जब आपको बुखार आता है ना, तो आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती भाई। एक मतलब जो जिन बच्चों को आज तक बहुत तेज फीवर आया होगा ना, वो थोड़ा सा नोटिस करके बताना, जब आपको बुखार आया था, है ना, तब आपको सही बताना, ये जो मोह माया है इससे सब कुछ वो हो गया होगा ना, कि भाई ये मोह माया, पिज्जा बर्गर और जो भी तुम्हें जिन चीजों से खुशी मिलती है, कार बंगलो वगैरह, ये सब, इन सबको आप भूल गए होगे। उस टाइम आपको बस यही लग रहा होगा कि बस मैं ठीक हो जाऊं, बाकी सब तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा जब हेल्थ ठीक नहीं होती ना, तो जितनी भी ये जो दूसरी जो ये जो अमेनिटीज वगैरह जो है ना, वो अच्छी नहीं लगती है भाई, वो नहीं अच्छी लगती है। वो ये रियलिटी है, आप भी जानते होगे, जब है ना। और ये तभी बात समझ में आती है जब आपकी हेल्थ खराब होती है। अभी आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है तो आपको लग रहा होगा सर कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन आपकी हेल्थ जब खराब होगी ना, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, भगवान करे ऐसा ना हो आई एम जस्ट किडिंग, लेकिन ऐसा होगा या फिर किसी के साथ हुआ होगा तो वो अच्छे से बताएगा। उस टाइम बस यही लगता है कि यार मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं ठीक हो जाऊं। ठीक है, चलिए, तो हेल्थ की बात हुई, एजुकेशन हो गया, फूड वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग, तो ये सारी जो चीजें हैं ये बेसिक नीड्स में इन्होंने डाल दी। इन्होंने बोला कि भाई किसी ह्यूमन का डेवलपमेंट करना है तो इन सारी चीजों पे तो भाई फोकस करना ही पड़ेगा। ये क्या है, ये एक अलग अप्रोच है कि हम इसमें जो बेसिक नीड्स हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट वाली बात करते हैं, कैपेबिलिटी अप्रोच। अच्छा, ये कैपेबिलिटी जो अप्रोच है, ये किससे एसोसिएटेड है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे, इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, तो भैया हमारे जो बहुत बड़े जो नोबेल प्राइज विनर जो थे, जिनका नाम था अमर्त्य सेन, इससे ही रिलेटेड है, इनसे ही रिलेटेड है। इन्होंने क्या बोला भाई, इन्होंने बोला कि भाई ह्यूमंस को हम इतना केपेबल बनाते हैं, क्या करें, हम ह्यूमंस को इतना केपेबल बना दे कि वो खुद ही फ्री हो जाए। फ्रीडम मतलब हमें इतना केपेबल कैसे बना पाएंगे उन्हें, जब उन्हें फ्रीडम देंगे। फ्रीडम मतलब एजुकेशनल लेवल पर फ्रीडम, पॉलिटिकल लेवल पर फ्रीडम, हर एक लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर फ्रीडम मिल जाए उन्हें। और फ्रीडम का मतलब यहां पे ये नहीं है कि हमने उन्हें बांध के रखा हुआ, बांध के छोड़ देंगे। फ्रीडम का मतलब ये है कि उनको जो भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जिससे वो अपने आप को खुद ही आगे बढ़ाएं, उनको किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। सोच के देखो, आप अगर आपको कोई एजुकेट करते, तो आपको देखो, एजुकेशन का एक वेपन ऐसा है कि बस एजुकेशन आपके पास है ना, फिर सब कुछ आप हासिल कर सकते हो जिंदगी में। तो यही तो इन्होंने बोला है। इन्होंने बोला कि हम ह्यूमन को इतना केपेबल बना दें कि वो खुद ही जो है ये सारे डिसीजन लेते जाए, तो खुद ही जो है ह्यूमन जो है अपने आप डेवलप हो जाएंगे। समझ में आ गया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, हम कैसे मेजर करते हैं डेवलपमेंट को, ह्यूमन डेवलपमेंट को हम मेजर कैसे करते हैं। क्लियर हुआ ना। तो भाई देखो, सबसे पहली बात, ह्यूमन डेवलपमेंट में जो हमारे हक साहब जो थे, है ना, उलग साहब जो थे, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है यूएनडीपी, है ना। इसने सबसे पहली रिपोर्ट कब निकाली थी, कब से स्टार्ट किया था इसको निकालना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालना कब से शुरू किया था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को हम मेजर करते हैं एचडीआई से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। इसको सबसे पहले 1990 में, है ना, पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जो है इसको पब्लिश किया गया था। अच्छा, अब ये क्या करती है, ये 0 से 1, है ना, 0 से 1 के बीच में जो है कंपनी को, सॉरी मैं कह रहा हूं कंपनी को, कंट्रीज को जो है रैंक करती है 0 से 1 के बीच में रेटिंग देके। क्लियर हुआ। अब यहां पे आप देखोगे ये किस बेसिस पे करती है, तो अपार्ट फ्रॉम इनकम, है ना, अदर देन इनकम की हम बात करें, इनकम को छोड़ दें हम थोड़ा सा, तो आप देखोगे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और किसके कितना पास जो है रिसोर्सेज का एक्सेस है।
है ना, कितना एक्सेस है रिसोर्सेज का, क्लियर हुआ ना, तो उसकी बात जो है यहाँ पर करती है। क्लियर हुआ, फटाफट से बता दो जल्दी से, हाँ इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अच्छा अब यहाँ पे याद रखना कि जो है एक से ज्यादा क्लोज होगा, मतलब जो 0 to 1 की हम बात करें तो ठीक है, अब 1 की क्लोज क्या होगा, तो 0.99 है ना, 0.89, तो ये 1 के क्लोज है, तो भाई जो जितना 1 के क्लोज होगा वो उतना जो है हायर होगा, उसकी जो है उतनी हायर रैंकिंग होगी। और मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की हालत बहुत खराब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। जो डेवलपिंग नेशन जो है ना, जैसे हम बात करें श्रीलंका की, हम बात करें और भी 2-4 देशों की बात करें, भूटान वगैरह की बात करें, तो रैंकिंग में हमारी इनसे भी खराब रैंकिंग है ना। कभी कभी तो पाकिस्तान भी हमसे आगे निकल जाता है एचडीआई के मामले में, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आप देखोगे तो एचडीआई की बात करें तो साल दर साल, इंडिया का भी हम बात करें रिसेंटली 2-3 साल की हम बात करूं तो एचडीआई हमारा गिरा है, काफी गिरा है एचडीआई हमारा, ठीक है। चलिए अब बात करें मैं एचडीआई के बारे में, तो यहाँ पे 0 to 1 के बेस्ड में जो हम परफॉर्मेंस लेते हैं, क्लियर हुआ, और उसमें हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में, है ना, कितना किसके पास जो है रिसोर्सेज का एक्सेस है। अब यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि जो है 1 के क्लोजर होगा, है ना, जो 1 के क्लोजर होगा तो वो जो है उतना ही उसका हायर इंडेक्स होगा, क्लियर हुआ। यानी कि 0.89 की बात करें, 0.92 की बात करूं, 99 की बात करूं, तो ये अच्छी रैंकिंग है, बहुत अच्छी रैंकिंग है। अच्छा अब एचडीआई क्या करता है भाई, एचडीआई ना पूरा वेटेज निकाल लेता है ना। एचडीआई इज अ सम टोटल ऑफ वेट असाइन टू दैट फॉलोइंग डायमेंशन। कौन कौन सी चीजों को किस किस का वेटेज निकालता है भाई, तो ये देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज बर्थ की हम बात करें, है ना, हम बात करें एडल्ट लिटरेसी रेट की और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की, और हम बात करें अगर परचेजिंग पावर की, है ना, तो इन तीन चीजों का, है ना, इन तीन चीजों का जो है ये वेटेज निकाल लेता है ना। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, मेन जो चीजें हैं वो उसी में आ जाती हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो सोच के देखो कोई इंसान पैदा हुआ, है ना, और वो कितना, उसकी एक्सपेक्टेंसी क्या है ना, कितना जिएगा, तो भाई इंडिया की बहुत कम है। जैसे मैं जापान की बात करूं, जापान की तो 80 से ऊपर है, मतलब एवरेज जो लाइफ है श्रीलंका की हमसे बेटर है, श्रीलंका की 78 है, जापान की 80 से ऊपर है, मतलब वहां पे 80 साल तो जी जाते हैं लोग। इंडिया की 63 थी, अब तो शायद थोड़ी इंप्रूव हो गई है, 67 हो गई होगी, लेकिन इंडिया की फिर इंप्रूव हुई। अब ये चीज दिखाती क्या है, ये चीज सिंपल सा दिखाती है कि वहां पे जो आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है ना, वो कैसी है, वहां का फूड कैसा है ना, तब क्योंकि वहां जहां की हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होंगी, फूड अच्छा होगा, सारी चीजें अच्छी होंगी, पॉल्यूशन कम होगा, तो वहां पे लोग ज्यादा जिएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज की हम बात करें, एडल्ट लिटरेसी रेट की बात करें कि भाई 7 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, है ना, ये भी इंडिया का कम है भाई, एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, एज कंपेयर टू श्रीलंका ऑल्सो, ठीक है। तो हम बात करें, और एक आता है भाई ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। सर ये क्या होता है, तो भाई देखो जो 14 साल तक के जो बच्चे हैं ना, टोटल पॉपुलेशन जो है 14 साल तक के बच्चों की, 13-14 साल जो भी बच्चे होते हैं, उनकी टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से स्कूल कितने बच्चे जा रहे हैं, अटेंडेंस कितना लगा रहे हैं, स्कूल जाते भी हैं या नहीं जाते, तो उसका हम रेशियो निकाल लेते हैं कि भाई टोटल पॉपुलेशन है इस एज ग्रुप की और इसमें से कितने स्कूल जा रहे हैं, तो उसका रेशियो जो आता है वो आता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ये क्या दिखाता है भाई कि किसी देश में जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो कितने जा रहे हैं, कितनों ने ड्रॉप आउट लिया, ठीक है, ड्रॉप आउट ले लेते हैं बहुत बच्चे। और यह तीसरा है परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर का सिंपल सा मतलब है कि किसके पास रिसोर्सेज का एक्सेस जाता है, किसके पास रिसोर्सेज का एक्सेस जाता है। कि मान के चलो तुम परचेजिंग, मतलब मान के चलो तुम्हारे पास पैसा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब आपके पास पैसा होगा तो जो रिसोर्सेज हैं उसका एक्सेस आपके पास ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये सारे रिलेटेड है। जब आप एजुकेट हो जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, जब आप एजुकेटेड हो जाओगे तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, नौकरी वगैरह लगेगी, अच्छी सैलरी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो परचेजिंग पावर अच्छी हो जाएगी। जब परचेजिंग पावर अच्छी होगी तो रिसोर्सेज के जो एक्सेस है वो आपके लिए खुल जाएंगे, आप कुछ भी खरीद सकते हो। जब पैसा होता है भाई फिर तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, घर खरीदो, बंगला खरीदो, हेलीकॉप्टर खरीदो, कुछ भी खरीदो, ठीक है। तो ये तीन चीजों को जो हम वेटेज देते हैं, 1/3 1/3 1/3, है ना, 1/3, इसको भी 1/3 और इसको भी 1/3, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सारी चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए। चलिए अच्छा, अब एक होता है भाई ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। अब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की हम बात करें तो ये कुछ चीजें ऐसी दिखाता है जिसमें बताता है प्रॉपर कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट कहां पर शॉर्टफॉल हो रहा है, कहां पे गिर रहा है, क्या क्या चीजें नहीं हो रही हैं। और ये जो है एक सही आईना दिखाता है ना, रियल जो फेस होता है, रियल जो वो होता है ना कि आईना दिखाना किसी चीज को, रियलिटी दिखाना, वो क्या दिखाता है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स दिखाता है। क्लियर हुआ। अब यहां पर हम क्या बोलते हैं भाई, यहां पर हम आप बोल सकते हो कि भाई हम यहाँ पे कोई आप ये बोल सकते हो कि भाई कोई कोई जो चीजें होती हैं, है ना। अब ये भी क्या, ये नॉन इनकम मेजर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम इनकम की बात कर रहे हैं, ना 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 ना, यहाँ पे इनकम की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं कि भाई जो लोग की जो कंडीशन, लिविंग कंडीशन जो है बहुत खराब है। यहाँ पे एक ये क्या है बेसिकली एच, अगर मैं एचपीआई की बात करूं, ये एक नॉन इनकम मेजर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट में कहां शॉर्टफॉल आया है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे बहुत सारे देशों में क्या होता है भाई, जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है 40 होती है ना, एडल्ट लिटरेसी रेट बहुत कम होता है ना, एडल्ट लिटरेसी रेट, पीपल नॉट हैविंग एक्सेस टू द क्लीन, और लोग जो है उनके पास जो क्लीन वाटर है उसका एक्सेस नहीं है। अंडरवेट की हम बात करें, अंडर नरिश चिल्ड्रन की हम बात करें, बहुत ज्यादा है। अंडर नरिश जो चिल्ड्रन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा है। जैसे हम आपने याद होगा क्लास 10th में हम बीएमआई कैलकुलेट करते थे, बॉडी मास इंडेक्स, है ना, उससे निकल के आता था कौन अंडर नरिश्ड है और कोई कौन जो है फुली नरिश्ड है।
तो उसमें हम एक पूरा जो है आप देखोगे आपके हाइट का जो एवरेज है वो निकालते थे, टोटल वेट डिवाइड बाई आपका हाइट, मीटर स्क्वायर में वो लेते थे शायद, ऐसे कुछ लेते थे, है ना। तो उससे बीएमआई निकलता था, बीएमआई से पता लगता था कि भाई आप नरिश्ड हो अंडर नरिश्ड हो, ठीक है ना। कि अगर आपका वेट जो है 18 से नीचे है, आपका बीएमआई 18 से नीचे है, तो आपको जो है थोड़ा सा खाने पीने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ना सारी चीजें कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 40 से ऊपर नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, लोगों के पास एक्सेस नहीं है क्लीन वाटर का। तो ऑब्वियसली बात है, क्लीन वाटर नहीं पिएंगे तो गंदा पानी पी रहे हैं, इसका मतलब बीमारियां होंगी वहां पे। तो ये सारी जो चीजें उसमें आ जाती हैं। एचपीआई इज कंसिडर्ड टू बी द मोर लिविंग देन एचडीआई। तो भाई अगर मैं थोड़ा सा बात करूं एचडीआई की हम बात करें, तो एचडीआई से ज्यादा एचपीआई जो होता है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है, वो ज्यादा हमें एक रिवीलिंग फेस जो है दिखाता है। समझ में आ गया? तो आई होप आपको इतनी चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। अब ये क्या है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की हम बात करें तो भाई इंडिया की बहुत खराब हालत है उसमें। हम बेसिकली यहाँ पे ये सारे जो फैक्टर्स है ना वो लेते हैं, और भी कई सारे फैक्टर्स लेते हैं, और उसके बाद हम डेटा निकालते हैं कि भाई कौन सा देश जो है वो ज्यादा खुश है। जैसे हम बात करें यूरोपियन नेशन जो है, जैसे हम स्विट्जरलैंड की बात करें, डेनमार्क की बात करें, है ना, फिनलैंड की बात करें, तो ये बहुत खुश देश है ना। यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, एजुकेशन है सबके पास में। तो मेजर्स ऑफ द एक्सेसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेजर द कंट्री प्रोग्रेस थ्रू जीएनएस। तो भाई आप देखोगे भूटान की बहुत अच्छी यहाँ पे रैंकिंग आ जाती है। आसपास के देशों की बात करें भूटान काफी ऊपर है। द जीएनएस एनकरेजेस द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट। अब भाई यहाँ पर ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट पॉजिटिव है, अच्छा है ह्यूमन डेवलपमेंट, एक जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो ये कौन बता देता है? हमारा नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जो है हमें बता देता है भाई देश में लोग खुश कब होंगे। तो जितने भी मैंने फैक्टर्स अभी बताए, लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, हेल्थ वाइज ठीक है भाई, है ना, वहाँ पे क्वालिटी है, फ्रीडम है। तो यही चीजें तो डिसाइड करती है ना कि किस देश में खुशियां कितनी ज्यादा है। इंडिया इसमें भी नहीं आता, टॉप 100 में भी नहीं आता इंडिया, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। इंटरनेशनल कंपैरिजन की अगर हम बात करें भाई, जब हम इंटरनेशनल हर एक देश का जो कंपैरिजन करते हैं उसकी हम बात करें, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देखो, साइज ऑफ द टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे पहली चीज हो जाती है कि देखो यहाँ पे कि भाई देखो कि आपके टेरिटरी का साइज क्या है ना, और आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है, ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है। पहली चीज ये है, डेस्पाइट हैविंग द स्मॉलर इकोनॉमीज श्रीलंका। अब सोच के देखो, यहाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई कोई देश जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, उसका साइज बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली बात उसकी पर कैपिटा इनकम बड़ी होगी। ये गलत है, ये तो कहीं का लॉजिक है ही नहीं। अब सोच के देखो, यहाँ पे श्रीलंका की बात हो रही है ना। श्रीलंका की हम बात करें तो श्रीलंका की हम बात करें तो एचडीआई में श्रीलंका हमसे ऊपर है। श्रीलंका में जो है एचडीआई की हम बात करें, श्रीलंका हमसे ऊपर है। बहुत सारे जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि भाई किसी देश में अगर वहां पे कुछ सोशली चीज ठीक नहीं चल रही, वहां पे एक अलग कल्चर के लोग हैं, है ना, तो किसी कल्चर के लोग हैं वो डिसाइड कर रहे हैं, वो वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इसलिए रो है कि वहां पे किसी पर्टिकुलर कल्चर या फिर रिलीजन के लोग रह रहे हैं। समझ में आया ना? तो ये सब जो है बेकार चीजें हैं, ये रियल चीजें नहीं है। क्लियर हुआ ना? तो यहां पर अगर हम बात करें जैसे श्रीलंका की बात करें, है ना, त्रिनिदाद की बात करें, टोबागो की बात करें, तो ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया से कई गुना आगे हैं, कई अच्छी रैंकिंग है एज कंपेयर टू इंडिया, इनकी रैंकिंग अच्छी आ जाती है। अच्छा, आप रैंकिंग करते कैसे हैं? तो भाई रैंकिंग जो है हम 4 ग्रुप में कर देते हैं, रैंकिंग जो है हम 4 ग्रुप में कर देते हैं, है ना। तो देखो पहला वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया ना, द साइज ऑफ द टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। मतलब ऐसा नहीं है कि जिस टेरिटरी का साइज बहुत बड़ा हो, क्योंकि देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, एवरेज इनकम की बात कर रहे हैं। जब एवरेज इनकम की बात करें तो ऑब्वियसली बात है हम पूरे टोटल इनकम का एवरेज निकाल लेंगे। अगर आप टोटल इनकम की बात कर रहे होते तो यहां पे हो सकता है कि भाई जितनी बड़ी टेरिटरी है, जितने लोग हैं, जितनी पॉपुलेशन है, उतनी वहां पे टोटल इनकम ज्यादा आ रही है। लेकिन हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो एवरेज निकाल रहे हैं ना, और जब एवरेज निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे साइज मैटर नहीं करता, है ना। यहाँ पे साइज मैटर नहीं करता, यहाँ पे पर बंदा कितना कमा रहा है वो मैटर करता है। तो हमने 4 में डिवाइड कर लिया है इसको, है ना। अगर मैंने क्या बोला था, क्लोजर टू वन, ठीक है ना, 1 के क्लोजर, तो देखो 0.800 की हम बात करें तो ये क्या वेरी हाई है, बहुत अच्छा है। मतलब यहां पर अगर है कोई देश तो उसका मतलब बहुत डेवलप्ड है, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है बहुत ज्यादा आगे है। उसके बाद बात करें मैं, अगर मैं हाई की बात करूं, है ना, वेरी हाई से फिर आता है हाई, तो ये आपको फॉल करना पड़ेगा इस बीच में 0.700 से 0.799, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे यहाँ पे 66 कंट्रीज आते हैं और यहाँ पे 53 आते हैं। मीडियम की बात करोगे तो 0.550 से 0.699 तक फॉल करना पड़ेगा इसके बीच में। तो आप यहाँ पे 37 देश जो है, 37 कंट्रीज जो है वो आते हैं, है ना। तो ये किस में आएगा? मीडियम में आएगा। हम किस में आते हैं? तो हम जो है इसी में फॉल करते हैं, हम जो है मीडियम में ही फॉल करते हैं। हमारा इंडिया जो है एक मीडियम देश में आता है ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। लो की हम बात करें तो ये आता है 0.549, इसमें करीबन 33 कंट्रीज आ जाते होंगे, ठीक है। तो ये देखो कंट्रीज का सीन ये है कि ऊपर नीचे संख्या जाती रहती है, नंबर्स घटते बढ़ते रहते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे नंबर्स में होता है ना। पहले कंट्रीज की हम बात करें तो देखो ये 0.802 इंक्लूड कर लेते हैं। तो कंट्रीज विद हाई एचडीआई आर प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर हैज टेकन। मतलब वहां पे सरकार जो होती है वो काफी अच्छा खासा खर्चा कर रही है एजुकेशन पे, सोशल सेक्टर की बात करी जा रही है, तो वहां पे क्या आ जाता है, सोशल सेक्टर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं,
यहाँ पे हेल्थ भी आ जाता है, एजुकेशन आ जाती है ना, इक्वालिटी, फ्रीडम वगैरह सब आ जाता है इसमें। तो यहाँ पर सरकार जो अच्छा खासा खर्चा कर रही होती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अमेरिका की, अमेरिका आ जाता है इसमें, है ना, कनाडा की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, फिनलैंड की बात करूं, ब्रिटेन की बात करूं मैं, तो ये सारी आ जाती है इसमें, करीबन 66 देश जो है आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप देखोगे ये देश में आप देखोगे एजुकेशन और हेल्थ केयर का बड़ा ध्यान रखा जाता है। क्लियर हुआ? गवर्नमेंट का यहाँ पे, गवर्नमेंट की यहाँ पे प्रायोरिटी रहती है। फॉर एग्जांपल मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस में गवर्नमेंट सबका इंश्योरेंस करवा के देती है। वहां पे देखोगे ना, वहां पे हर किसी का आपको इंश्योरेंस मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिया में इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कितनों का हुआ है बताओ आपको? जो बेचारे जॉब वॉब नहीं कर रहे, है ना, उनका तो कोई इंश्योरेंस नहीं। लेकिन यहाँ पे आप बात करेंगे कि अगर डेवलप नेशन की बात करूं तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है इनकी एजुकेशन का और हेल्थ का बड़ा ध्यान रखती है ना। कई कई जगह पे तो आप देखोगे एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। जर्मनी चले जाओ, वहां पे अगर आपको जर्मन आती है तो एजुकेशन पूरी फ्री है वहां पे। तो यहाँ पे एजुकेशन का बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा अब यहां पे देखो, हैव बीन फॉर्मर इंपीरियल पावर एंड हैव लेस सोशल डाइवर्सिटी। अब जैसे आप देखोगे इन देशों में ना जनरली देखा गया है बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं रहती। और यहां पे आप देखोगे पहले इंपीरियल पावर जो है यहां पे रह चुकी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं यूएसए की, अब यूएसए में जो नेटिव अमेरिकन जो थे बेचारे वो तो अब गए, लेकिन यूएसए को किसने कब्जा लिया था? यूएसए पे किस इंपीरियल पावर का कब्जा था? तो ब्रिटेन का कब्जा था। बहुत अलग अलग कॉलोनी थी वहां पे, स्पेन गया, ब्रिटेन गया, वहां पे फ्रांस गया, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मल ये इंपीरियल पावर यहाँ पे रूल कर चुके हैं। और आप देखोगे आज के टाइम पर इनमें सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे इंडिया की हम बात करें, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपको एक ही कल्चर के लोग जो है ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे देश आ जाते हैं इसमें। टॉप 10 की हम बात करें, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड, जर्मनी, नीदर, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं टॉप 10 में तो यूएसए भी नहीं है टॉप 10 में तो यूएसए भी नहीं है। अगर बात करें कंट्रीज विद हाई इनकम, हाई इंडेक्स वैल्यू, अब दूसरे लेवल की हम बात कर रहे हैं, ये इधर फॉल करेगा, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। चलो ठीक है, इसमें 49 कंट्रीज आ जाती हैं। और यहां पे हम बात करें तो यहां पे हाई का मतलब अच्छा है, मतलब इतना बेकार नहीं है। आप देखोगे गुड गवर्नेंस एंड ह्यूज सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट हैज लेड टू द हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन दिस कंट्रीज। यहां पे अच्छा खासा जो है सरकार जो है, अच्छा गवर्नेंस हो रहा है यहाँ पे, अच्छा खासा सरकार जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पे सोशल सेक्टर में, हेल्थ का, एजुकेशन का ध्यान अच्छे से रखा जा रहा है यहाँ पर, और भी कई सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रीज विद मीडियम इंडेक्स वैल्यू। अब इसमें जो है हमारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत जो है फॉल करता है, और जल्दी जो हमारा भारत जो है इसमें भी फॉल करेगा। ठीक है ना, नंबर टॉप पे आ जाएगा। लेकिन अभी की हम बात करें तो इंडिया हमारा यहाँ पे फॉल करता है। ये इस बीच में नंबर फॉल करेगा, लगभग 44 जो कंट्रीज है, 44 कंट्रीज जो है वो इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करें इसके बारे में, मैनी डेवलपिंग कंट्रीज एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज दैट वर फॉर्मर कॉलोनीज आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द हाँ, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? देखो यहाँ पे कौन कौन से देश आएंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी जो कंट्रीज है, मैनी डेवलपिंग कंट्रीज एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया सबसे परफेक्ट एग्जांपल हो जाएगा। जो डेवलपिंग नेशन है इंडिया एक, और एक इमर्जिंग क्या इकोनॉमीज है। जैसे आप इंडिया की इकोनॉमी देखोगे हर साल अच्छे से ग्रो कर रही है, पहले दूसरे नंबर पर आते हैं हम हमेशा। तो आप देखोगे, फिर आप देखोगे यहाँ पे जो सोवियत यूनियन था, अब सोवियत यूनियन जो था पहले, आज का जो रशिया है, पहले यूएसएसआर बोला जाता था उसको। अब उसके बाद 1990 में आप देखोगे यूएसएसआर पूरा डिवाइड हो जाता है, तो उससे जो कंट्रीज निकले वो इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे इन कंट्रीज में ना डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है ना। यहाँ पे आप देखोगे कभी कभी आपको कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और सोशल अपराइजिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के लोग रह रहे हैं, डाइवर्सिटी अलग लेवल पे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमेशा चांसेस रहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, या फिर यहाँ पर एक सोशल अपराइजिंग खड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे हैं, अलग अलग सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, जिनकी कास्ट अलग है, जिनका रिलीजन अलग है, सब कुछ अलग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चांसेस रहते हैं कि किसी भी तरह की जो यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिल सकता है। अब लास्ट आता है भाई लो इंडेक्स, ये बहुत ज्यादा खराब है, ये बहुत खराब है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो 32 से ज्यादा देश जो है वो इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ये वही देश है जहां पर पॉलिटिकल टर्मोइल रहता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है यहाँ पर, और आप देखोगे यहाँ पर फेमन जैसी जो है चीजें आती रहती हैं। अब यहाँ पर जो देश आते हैं ना, आप देखोगे ज्यादातर जो देश है कहाँ के हैं, वो अफ्रीका के हैं। तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा गरीब देश मिल जाएंगे। सोच के देखो, अफ्रीका जो है सोर्सेस के मामले में बहुत आगे है, लेकिन फिर भी जो है वहां पर जो लोग हैं इतने ज्यादा, क्या इतने ज्यादा बहुत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में बहुत पीछे है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वहां पे हमेशा क्या रहता है, पॉलिटिकल टर्मोइल रहता है। वहां पे आप देखोगे माफिया वगैरह बहुत होते हैं भाई, है ना। तो कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ ही लोगों के हाथ में है, इनक्वालिटी बहुत बड़े लेवल पर है वहां पर, है ना। सोशल इंस्टेबिलिटी रहती है ना। सिविल वॉर हो जाते हैं भाई, घर ही घर में वॉर हो गया, फेमन जैसी सिचुएशन आ जाती है। अभी हम बात करें, कोई देश था, युगांडा था, कौन सा था वो, अपने शायद युगांडा है, आई डोंट नो, देख लेना उसमें, वो अपने एनिमल्स को मार रहे हैं। मतलब वहां पे जो लोग हैं वो भूखे हैं, और उनका पेट भरने के लिए जो जानवर को मारा जा रहा है, हाथियों को मारा जा रहा है, गैंडों को मारा जा रहा है। तो ऐसी चीजें देखने को आती हैं, कितनी हॉरिफिक चीजें हैं, है ना। तो ये ऐसी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। हाई इंसिडेंस ऑफ डिसीजेस, यहाँ पे फिर बीमारियां भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती हैं। तो अफ्रीकन जो कंट्रीज है, सारे देश की बात नहीं कर रहा, कुछ जो देश है वहां पर जो ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जो हमारा खत्म होता है ये चैप्टर। तो
थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए नेक्स्ट चैप्टर में एक डिटेल डिस्कशन के साथ में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, जाओ, बाय बाय।